हेलो 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 हेलो। हाँ, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। हाँ, उम्मीद करते हैं बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं सर। आज सुबह में भी क्लास हम लिए थे 6:30 बजे वाली। एनटीपीसी आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि सर जैसा बच्चे बता रहे हैं कि क्वेश्चन का एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको जरूर मिल रहा होगा जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो एक टाइप करेंगे? जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया वो एक टाइप करेंगे, और जिनको एग्जाम अभी देना है वो दो टाइप करेंगे। देना है वो दो टाइप करेंगे। जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है एक टाइप करेंगे, जिन लोगों ने एग्जाम जिनको देना है वो दो टाइप करेंगे। लेट अस हैव टू चेक। जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया वो एक टाइप करेंगे, जिन लोगों ने को देना है वो दो टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी टाइप कर दे भाई मेरे। एक 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 भी है, दो भी है, ज्यादा दो ही है। एक वाले लगता है एग्जाम देकर सो गए हैं। एक वाले सारे बच्चे एग्जाम देकर सो गए हैं, आराम से लंबा हो गए हैं। अब क्या टेंशन है, अब तो नौकरी पक्की हो गई। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसके बाद हमारा मेंस भी है, उनको ये नहीं पता है कि इनके बाद मेरा साइको भी है। तो पता नहीं वो क्यों सोए हैं, ये तो वो लोग जाने। तो सर एक लाइन का बात है, कब क्या होना है इसका कोई उम्मीद नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें ज्यादा बच्चे, वैसे बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हुआ भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हुआ भी नहीं है। तो चूंकि बहुत कम ही एडमिट कार्ड जारी किया गया था तो मैक्सिमम बच्चों का नहीं हुआ है। अब सर मामला क्या है, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप से रिव्यू दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर भी अपने हिसाब से रिव्यू दे रहे हैं। मैं भी रिव्यू दूंगा। उससे पहले मैं अभी जो क्वेश्चन आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये सर करंट ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन है। जो करंट ट्रेंड आपका बन रहा है उसके हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो आइए सर हम लोग मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो इस कदर है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है सर? पहला क्वेश्चन आपका कहता है पसीना रोधी पदार्थ सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थ मतलब पसीना को जो रोकने वाला पदार्थ होता है। जितना भी आप सर पाउडर लगाते हो, पाउडर लगाते हो सर जो पसीना को रोक देता है उसमें अल्युमिनियम के यौगिक होते हैं, यानी अल्युमिनियम के यौगिक होते हैं, यानी उभयधर्मी पदार्थ होते हैं। उभयधर्मी पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। पसीना रोधी पदार्थ सामान्यतः निम्नलिखित में से होते हैं। एल्युमिनियम के यौगिक दैट इज उष्मा रोधी पदार्थ होते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम के यौगिक की अगर हम बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी से बनता है MgOH (2), जिसको आप मिल्क ऑफ जितना आंसर लिखा रहे हैं वो करंट ट्रेंड के हिसाब से जो पूछ सकता है उसी की बात कर रहे हैं। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कैल्शियम के यौगिक के बारे में पूछा है। CaOH(2) की अगर बात करोगे तो इसको हम CaOH(2), इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको बुझा चूना कहते हैं। यह भी पूछा है, ये क्वेश्चन आज जो अभी एनटीपीसी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना के बारे में भी पूछा है। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH(2), बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोहे के यौगिक की अगर बात करोगे तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग लोहे की कमी के कारण होता है और लोहे के यौगिक के कारण ही जंग लगता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितना एक्सपेक्टेड है सर उसी की बात हम कर रहे हैं। सर टकला इसलिए हो गए हैं कि दादी जी का डेथ हो गया है इसलिए टकले हो गए हैं, तो कृपया मेरे टकलेपन पर कमेंट्स ना करें और पढ़ाई पे प्रॉपरली ध्यान दें। ऑफलाइन क्लास कब तक लेंगे? नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन आएगा सर, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहते हैं पसीना रोधी पदार्थ में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सर एल्युमिनियम के यौगिक होते हैं, उभयधर्मी पदार्थ होता है ये, या ये देता या तो ये देता ऑप्शन में। मैग्नीशियम के यौगिक MgOH(2), इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। अभी जो करंट पैटर्न है उसी के हिसाब से सर हम बात कर रहे हैं। कैल्शियम के यौगिक CaOH(2), इसको बुझा चूना कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था इस बार एनटीपीसी में।
और लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, और लोहा के यौगिक से जंग लगता है Fe2O3। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज Fe2O3। जितने भी सर अभी के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे हम हर क्वेश्चन पे आपका डिस्कस कर देंगे, जो कि आपको एकदम टेंशन नहीं देगा, ठीक है। मॉर्निंग में भी क्लास लिए हैं और वो पब्लिक भी हो गया। जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा का सारा सेट नंबर 7 में हम करवा दिए, ठीक है। 10 सेट हम बोले थे, सेट नंबर 7 में जितने पूछे गए क्वेश्चन है वो है, और अभी जो हम करवाएंगे सर वो सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं अभी के पैटर्न के हिसाब से। तो कहते हैं सर पसीना रोधी पदार्थ सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होंगे? ये उभयधर्मी पदार्थ एल्युमिनियम के यौगिक होंगे। मैग्नीशियम का यौगिक MgOH टू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा। कैल्शियम के यौगिक, ये क्वेश्चन आया था सर ये वाला, इसको बुझा चूना कहते हैं, इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। लोहा का यौगिक एनीमिया या लोहा के यौगिक Fe2O3 जंग लगता है। इतने क्वेश्चन सर पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहता है निम्न में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या क्या कीजिएगा सर? हम बार बार बोलते हैं सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पे प्रॉपरली ध्यान ये देना है कि ये दो क्वेश्चन नंबर है 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही प्रॉपरली ध्यान देना है कि लास्ट में देखो तुम, ये सेम 1-1 है। 1-1 है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका डी का 2 है, डी का 4 है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। अगर समान है तो इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब तुम चेक भी कर सकता है, डी का 1 है तो कैलोमेल का अगर हम बात करें तो कैलोमेल किधर गया? डी सोरे का अम्ल, दैट इज नाइट्रिक एसिड होता है, ये सही है। और अगर हम इधर चलते हैं सर, अब बच गया ये 2-2, तो ये 2-2 भी फिक्स है, ये होवे करेगा। यानी चाइनीज व्हाइट की अगर बात करोगे, चिल्ली साल्ट पीटर की बात करोगे तो ये 2 होगा सोडियम नाइट्रेट, ये भी सही है। अब बच गया सर कैलोमेल, अब यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, बी नंबर कैलोमेल मर्क्यूरी क्लोराइड हो जाएगा। क्यों हो जाता है सर? कैलोमेल का फॉर्मूले होता है Hg2Cl2। इसका मतलब अब आंसर हो जाएगा A का 3 हो गया, तो A का 3 डी नंबर में है, ये आंसर हो जाएगा। अब वैसे भी नहीं अगर मानोगे, चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को, और इसी को हम दार्शनिक पुष्प भी कहते हैं, इसी को हम दार्शनिक पुष्प भी कहते हैं या फिलोसफर उल भी कहते हैं। कहता है इसी को हम सर चाइनीज व्हाइट भी कहते हैं, नया नाम है जिंक ऑक्साइड दार्शनिक पुष्प। ये क्वेश्चन पूछ सकता है फिलोसफर उल। कैलोमेल, दैट इज कैलोमेल मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2Cl2, चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, और चाइनीज व्हाइट जो हो जाएगा वो जिंक ऑक्साइड, इसी को दार्शनिक पुष्प या फिलोसफर उल कहते हैं, ठीक है। इसी को हम दार्शनिक पुष्प या फिलोसफर उल कहते हैं, इसी को हम दार्शनिक पुष्प या फिलोसफर उल कहते हैं, इसी को हम दार्शनिक पुष्प या फिलोसफर उल कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, चाइनीज व्हाइट कहते हैं सर जिंक ऑक्साइड को, इसको सर ध्यान में रखिएगा, चाइनीज व्हाइट कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। या क्वेश्चन तुमको ये पूछेगा कि इसको हम दार्शनिक पुष्प कहते हैं या यही उभयधर्मी पदार्थ है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं सर। जितने नॉर्मल अभी के ट्रेंड के हिसाब से एक्सपेक्टेड है वो सब मैं बक दूंगा डेली, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं हम सर, इसको हम चाइनीज व्हाइट भी कहते हैं, दैट इज जिंक ऑक्साइड ZnO, दार्शनिक पुष्प कहते हैं। कैलोमेल Hg2Cl2 हो जाएगा, यही सब सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल, क्योंकि सर अब क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ रहा है। क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला पूछा, दोनों फॉर्मूला एकदम सड़ा हुआ था, तो अब सड़ा हुआ जब खत्म हो गया तो इसका मतलब अच्छा वाला आएगा। अच्छा वाला आएगा, तुमको मीथेन का फॉर्मूला पूछ दिया CH4, बताओ ये एकदम कोई भी लड़का बना देगा सर। और यूरिया का फॉर्मूला पूछ दिया NH2CONH2। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ की ओर जाएगा, क्योंकि इजी होता है तो हमेशा आगे का क्वेश्चन टफ होता है, ये फिक्स है कि अभी अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं मेंस तुमको देना है। ये क्यों नहीं सोचते हो, हमको ये नहीं समझ में आता है कि अभी तो ये पीटी है भाई मेरे, आगे तुमको मेंस देना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक टफ क्वेश्चन को भी तुमको देखना ही पड़ेगा। बच्चे ये सोचकर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ओ माय गॉड मेरा पीटी हो गया। अरे भाई मेरे, अगला मेंस में फेंका जाओगे, कहां हो तुम? वहां से नहीं तो अगर मेरिट नहीं बना तो साइको में छट जाओगे, अगर तुम्हारा 1 मार्क्स भी कम आता है। इसलिए सर प्रॉपरली ध्यान दीजिए, मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए सर करना कैसे है, मैं फिर से बता दूं इसके बारे में। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता हो तो कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट होता है, ये आपको पता। ये जैसे डी का 1-1 है, इसका मतलब सी का 2-2 है, इसका मतलब यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये दोनों नहीं होगा आंसर।
अब तुमको देखना है ए और बी में से कौन सा तुम्हारा आता है। कैलोमेल का फॉर्मूला अगर तुमको आता है मर्क्यूरी क्लोराइड, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, किधर गया ए का 3 हो जाएगा, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। खट से तुम मार दोगे। तो इस तरह से तुम हिट एंड ट्राई करके इस टाइप के कूट वाले क्वेश्चंस को मार सकते हो अगर क्वेश्चन टफ करता है। या इसी से तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कैलोमेल का फॉर्मूला मर्क्यूरी क्लोराइड, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट, चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड, सूर्यक अम्ल नाइट्रिक अम्ल, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पूछेगा तो। अगले क्वेश्चन में आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सूची एक हम वैसे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं सर जिसमें एक एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाए और नॉर्मली ट्रेंड का क्वेश्चन हो जो अभी के ट्रेंड से सूट कर रहा है। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। तो सर जैसे ही सूची 1 और 2 आपके सामने आता है, हम बार बार बोलते हैं सर आपको क्या करना चाहिए, आपको खट से ये देख लेना चाहिए। तो तुम गौर से देखो, डी नंबर में इसमें 4 है, डी का 3 है, इसमें डी का 1 है, डी का 2 है। इसका मतलब अब एक लाइन तो क्लियर हो चुका है कि हमारा जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, एक खाली हम डी नंबर अगर जानते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम खाली डी नंबर जानते हैं सर तो हमारा काम हो जाना है। अब कहिएगा कैसे, लोहा हीमोग्लोबिन हम जान रहे हैं सर, लोहा हीमोग्लोबिन हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? इको नहीं जानत है जग में आई पूछवे करेगा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, नॉर्मल ट्रेंड का क्वेश्चन है, पूछता है। तो हमारा क्वेश्चन तो ए का 3 मारने से ही बन गया। किधर गया ये, यहां पे से ये सी हो जाए, डी हो जाएगा सर, यहां ये डी हो जाएगा। हमको सर ए नंबर का गौर फरमाना, ए नंबर लोहा हीमोग्लोबिन यही मारने से मेरा क्वेश्चन बन जाता है कि ए का 3 होगा, क्योंकि ए में यहां 1 है, यहां 4 है, यहां 4 है। तो हमको खट से मिल गया ए हीमोग्लोबिन 3 आंसर। अब नहीं देखना है क्या होगा आंसर, फिक्स है यही होगा आंसर। उसके बाद भी अगर तुमको नहीं अगर समझ में आता है तो सीसा संचायक सेल में यूज करते हैं। बी का 4, तो देखो बी का 4 यहां, बी का 4, बी का 2 2 है, यहां बी का 3 है, बी का 4 है, उस हिसाब से भी आंसर होता है। चांदी, चांदी का उपयोग सर तांबा तड़ित चालक में यूज करते हैं हम लोग सर। तड़ित चालक में तांबा 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम पूछवे करेगा, हर 10 सेट में ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, अधिकतर पूछता है। अब सर यहां अगर हम आते हैं चांदी, चांदी का उपयोग फोटोग्राफी में नहीं जानते, चांदी का उपयोग सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग सर फोटोग्राफी में करते हैं हम सर। हमारे जो अनुभव के हिसाब से क्वेश्चन को आ रहा है, किस हिसाब से पूछ रहा है, उसी हिसाब से सर हम बात कर रहे हैं। अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग इज द आंसर। तुमको क्या करना है, ऑप्शन से कूट वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रखना। अगर आगे तुम्हारा क्वेश्चन टफ भी करता है या नहीं भी करता, तो इससे तुम्हें 4 क्वेश्चन सीखने को तुमको मिलता है। एक तो 4 क्वेश्चन सीखने को मिलता है, दूसरा सर आगे अगर टफ भी कर दिया तो भी तुम्हारा कवरेज एरिया में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है ये क्विक लाइन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा, दोनों क्वेश्चन पूछा है। देखो तो बोलिए थोड़ा सा गर्म पानी करके देगा, वो गर्म है क्या? अब देखिए सर, यहां से ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया इस बार एनटीपीसी में। अगर आप एनटीपीसी दिए हो तो आपको ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन। एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यूरिया, ये दोनों क्वेश्चन पूछा है इस बार एनटीपीसी में। और यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी है, यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी है, लेकिन ये कूट का मिलान करने वाला था और वहां डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया। ठीक है। तो अब सर आपको क्या करना है, गौर फरमाइएगा। आपको यह देखना होगा कि एक तो है क्विक लाइन, एक तो है स्लैक्ड लाइन। आपको पता है कि सर हमको यह पता है कि हम इसमें तो एकदम से डाउट नहीं करेंगे कि यूरिया CONH2 NH2 हो जाएगा। इसका दूसरे रूप में लिखा हुआ था जो एनटीपीसी में पूछा है, NH2CONH2, NH2CONH2 इस रूप में लिखा हुआ था, और यहां पर NH2 का होल 2 कर दिया, ये NH2 को 2 बार 2 कर दिया है। एक के बात है, हमको पता है C का हो जाएगा P, तो तुम गौर से देखो कि C का P कहां है। C का P इन दोनों में है, इसका मतलब यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यहां C का Q है, यह आंसर नहीं होगा, यह भी आंसर नहीं होगा। अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा का Na2CO3 होता है, यानी D का Q इन दोनों में से कहां है? D का Q दोनों में है, इसका मतलब अब भी आंसर नहीं मिला हमको। अब हमको फंसा रहा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इस बार भी पूछा है। हम तुमको याद करो लास्ट क्लास में, अगर तुम किया होगा लास्ट क्लास, हम मेरा क्विक लाइन और स्लैग लाइन का हम तुमको फॉर्मूला बताए थे कि बताओ बाबू अगर बुझ जाएगा तो क्या होगा? बुझेगा तब जब O और H होगा, याद है?
बुझेगा तब जब O और H होगा। लास्ट क्लास जो हम घर जाने से पहले तुमको बताए थे CaOH Hall 2, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, इसलिए ये बुझा हुआ चूना है, ये बुझ जाएगा क्योंकि ये पानी है, इसमें पानी है, पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। और इसके बारे में हमने कहा था गर्म पानी, इसके बारे में हमने कहा था सर कि ये बिना बुझा चूना है, याद है? आपको याद नहीं होगा सर, बिना बुझा चूना, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में हम ही पढ़ा के गए थे सर, यही क्वेश्चन आया है। बच्चे इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन सर क्वेश्चन ये आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब बताइए सर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH Hall 2 बुझा चूना, CaO बिना बुझा चूना। हम बताए थे कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसलिए पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा तो बुझ जाएगा, याद है? और ये बुझ जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा? इसी को हम सर कहते हैं, बताओ आंसर, व्हाट इज द आंसर? 4 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 4 का C हो जाएगा। अब C हो जाएगा, देखो ए का R हो जाएगा, क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम को कहते हैं बिना बुझा चूना। ये क्वेश्चन सर आया है, आप सर पलट के देख लो। और लास्ट क्लास जो मेरा हुआ है 76 नंबर सेट, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। लेकिन अब तुम कहोगे हम यूरिया का क्वेश्चन हमको नहीं आया सर, तब तो सर तुम्हारी मर्जी है, यूरिया का सूत्र तो एक एक बच्चे की जुबान पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको ASM बनने का कोई हक नहीं। तो सर अब बिना बुझा चूना हो गया और ये बुझा चूना हो गया, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? C for cat हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, C for cat। इसी को हम कहते हैं सर बुझा चूना जो है, ये जो आप मारे हैं सर, इसी को हम क्विक लाइम कहते हैं। बिना बुझा चूना को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। और इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। यू विल गेट द आंसर। और ये दोनों क्वेश्चन सर इस बार पूछा है, तो अब अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछेगा, उससे भी ज्यादा पूछेगा सर तो यूरिया का फॉर्मूला पूछ दिया, स्लैग्ड लाइम और क्विक लाइम में से कोई एक पूछ देगा, इससे ज्यादा क्या पूछेगा? जिसको याद नहीं हो क्या करेगा? जिसको याद नहीं हो ब्याह करेगा, समझा? ब्याह करने के बाद सारी चीजें याद हो जाती हैं। दानवों हमने कहा था कि कैसे आपको याद करना है। देखिए अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? आविष्कारक पूछ दिया है, प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो अब हमने सोचा कि आविष्कारक पूछ रहा है, तो क्या करें? डायनामाइट जे थॉमसन, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल सब जानता है, यानी P का 3। तो P का 3 में आओगे तो एगो ये कटा, इसमें 3 नहीं है, एगो ये कटा, छांटना शुरू करो सर, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद एक ये बच्चा और एक ये बच्चा, तो कोई एक अगर तुमको S का पता है, इसमें S का 4 है, इसमें S का 1 है, तो तुम्हें S का 4 यानी प्रोटॉन का खोज कौन किया था? प्रोटॉन का खोज कौन किया था? माइकल फेराड की, रदरफोर्ड की, जे थॉमसन। तो कहेंगे प्रोटॉन का खोज किया था जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज जे थॉमसन किया था। अरे दानव यही क्वेश्चन पूछा है, यहीं पर मामला गड़बड़ हुआ है। प्रोटॉन का खोज कौन किया था रे? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किया था, और डायनमो माइकल फेराड ने किया था। बता क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो जाएगा बता? A की B की C की D। ये आविष्कारक से एक क्वेश्चन रह रहा है सर, इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज पूछा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से एक का खोज पूछा है। तो अब यहां से क्वेश्चन आप देखते ही बना दोगे, बताओ आंसर क्या होगा? A की B की C की D, जल्दी से बता दो। C for cat हो जाएगा, देखो C for cat हो जाएगा। इन नॉर्मल क्वेश्चन से जो तुमको पूछे जाते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन कंप्लीट हम ट्रेंड पे ही करवा रहे हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन अभी चल रहा है। अगला आविष्कारक के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता मरकरी, तो सर इसमें भी वही करना है, मिथाइल अल्कोहल। जब ये कह दिया, मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम उडनेफिया है। को अगर आपको पता है, हम बार बार बोलते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपको पता है उसी पर आप विचार कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा कि आंसर क्या हो पाएगा। सर गौर से देखिए, ये आंसर कभी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब में 4 है, इसका मतलब 4 फिक्स है। उसके बाद आप देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसका मतलब ये 2 वाला गया, ये 3 वाला में से आंसर होगा। उसके बाद इसमें अगर आप आओगे तो इसमें तुम गौर से देखो कि B का 1 है, यहां तक में तो कुछ सोचना ही नहीं है, यानी तुम्हारा आंसर हो चुका है कि D का नाइक्रोम का 4 रेजिस्टेंस वायर है और C का 3 यानी मिथाइल अल्कोहल
को उडनेफ्या कहते हैं। ये तुम्हारा अभी तक क्लियर हो चुका है। अब तुमको ये देखना है कि एक का दो होगा कि एक होगा। तो तुम जैसे देखोगे जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर है, तुमको पता है, यानी बी का एक होगा, बी का एक होगा, इसका मतलब ए नंबर आंसर हो जाएगा तुम्हारा। यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये अभी करंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एकदम पूछे ही जाएंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं जो ट्रेंड चल रहा है। लेकिन सर अब मामला ये है कि कितनों टफ करेगा क्वेश्चन, तो हम तुमको चला उस लेवल तक पढ़ा दिए हैं कि मेरे प्यारे बच्चों को कोई फंसा नहीं सकता। किसी के सेटर के दिमाग में इतनी औकात नहीं है कि जो बच्चा मेरे से रेगुलरली पढ़ा है उसको कोई भी सेटर फंसा दे। मैं जिस सब्जेक्ट की जवाबदेही लेता हूं सर, उस सब्जेक्ट में किसी भी सेटर के बाबूजी का दम नहीं है कि मेरे बच्चों को फंसा दे। इट्स नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। वो इतना पढ़ लिया है कि अब उसको क्वेश्चन मुर्गा भात जैसा लगता है कि देग और सटसटा के खा जाएगा। उसको लगता है वो इतना इजी क्वेश्चन, वो इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके पीछे एक लंबी सी मेहनत है उसकी, इसलिए उसको इतना इजी क्वेश्चन लग रहा है। वही अगर नहीं पढ़े हुए बच्चे से पूछो तो उसको पता चलेगा। आप लोगों को सर क्वेश्चन इसलिए इजी लगेंगे क्योंकि सर आपके सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना सर, तो अगर लेवल 5 का भी क्वेश्चन पूछेगा तो उतना ही आसान लगेगा, लेवल 1 का भी पूछेगा तो उतना ही आसान लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों को कोई नहीं फंसा सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि आज बच्चों ने आज तक जो इतना मेहनत कर रखा है उसी का फल बच्चों को मिलने जा रहा है, इसलिए आपको कोई नहीं फंसा सकता। मैं सर प्रॉपरली एक भी क्वेश्चन अगर मेरे किताब से बाहर गया हो तो जितना तुम गाली दे सकता है दे दो। कितने लोग ये मानते हैं कि जो भी क्वेश्चन तुम सुन रहे हो यूट्यूब पे या मैंने भी पढ़ाया है या और भी बच्चे पढ़े हैं सर, A to Z क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन से हैं, नहीं तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, चाहे वो रीजनिंग के पजल्स हैं या मैथ के क्वेश्चन हैं। अगर तुम पेज नंबर तक हम रिलीज करने वाले हैं, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। कितने लोग ये मानते हैं सर कि जो भी क्वेश्चन है वो साइंस का, प्रॉपरली मैं साइंस की बात करता हूं, वो एसके झा सामान्य विज्ञान से ही है सारे क्वेश्चंस, और आगे भी रहेंगे सर। ये मैं आपको दावे के साथ अब कह सकता हूं कि किसी की लल्ले में इतनी औकात नहीं कि मेरे बुक से बाहर क्वेश्चन सेट कर दे और आपसे क्वेश्चन छूट जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चों में दम है सर। जो बच्चे हैं ना सर, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही है, बुक से ही क्वेश्चन है, तो एक टाइप कीजिए। अगर लगता है कि नहीं बुक से बाहर क्वेश्चन चला गया, तो सर आप 2 टाइप करके आना, धून गरिया सकते हैं हमको, कहीं कोई समस्या नहीं। और आज नहीं सर, मैं सेटर के बाप की औकात नहीं है कि तेरे किताब से बाहर क्वेश्चन, मेरे किताब से बाहर क्वेश्चन सेट कर देगा, उसके बाबूजी की इतनी औकात नहीं। इट्स ओपन चैलेंज। जितना सेट में करवाया हूं सर, जितना भी सेट में करवाया हूं अभी तक, ये 77वां सेट है। अगर आपने 1 से लेकर 77 नंबर तक सेट किया है, किसी सेटर के बाप की औकात नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे, कि उतना बड़ा क्वेश्चन दे दे और मेरे बच्चे को साइंस में फंसा दे, मेरे भाई को साइंस में फंसा दे। इतनी किसी की औकात नहीं। कंडीशन सप्लाई 1 नंबर से 75 नंबर तक अगर सेट उसने की है, तो उसको सारे क्वेश्चन भुजिया के तरह लगेंगे और वो एग्जाम हॉल में जाएगा और खट खट मारेगा। इसकी 150% की गारंटी। बच्चा से क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। इट्स सिंपल। जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तुमको लगेगा भुजिया है, मैं खा रहे हैं। उस लेवल तक हम लोगों ने पढ़ाई की है सर। आप और हम मिलकर उस लेवल तक पढ़े। बच्चे आकर हमको कहते हैं, बच्चे हमको फोन करते हैं, ओ सर बड़ी नॉर्मल क्वेश्चन था। हम मने मन हंसते हैं, अरे चोट्टा तुम जो मेहनत किया है इतना लंबा, इसीलिए तुमको नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है। तब मन मन मुस्कुराते हैं कि आज चलवा के बेड़ा पार हो जाएगा। अंदर से खुशी मिलती है कि हमारे चलवा के अब बेड़ा पार हो जाएगा। तुम जब ये कहेगा ना हमको कि सर बड़ी टफ क्वेश्चन था, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चा मेरा बना नहीं पाया, वहां दर्द होता है। और तुम जब ये आकर कहता है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मैंने सर सब इजी लगा हमको ये एहसास हो जाता है कि बच्चे की जो मेहनत है ना, वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। ये मेरी मेहनत नहीं है सर, ये आपकी मेहनत है कि आप इतना रेगुलरली किसी भी टीचर का, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ये कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका मतलब वो टीचर ये समझ जाता है कि सामने वाले बंदे ने एकदम पूरी पढ़ाई कंटिन्यूअसली की है। तो सर आप ये समझिए कि मैंने या हम लोगों ने मिलकर उस लेवल की तैयारी की है। जो भी मेरा 1 नंबर से 77 नंबर तक सेट अगर आप रेगुलरली किए हैं, तो किसी लल्ले की औकात नहीं इस बच्चे को रोक ले। कोई लल्ला नहीं रोक सकता। हां, कंडीशन सप्लाई। अपने आप में घमंड मत लाना, क्योंकि अभी मेंस बाकी है।
अपने अंदर ये घमंड मत लाना कि मेंस बाकी है, क्योंकि रेलवे का कोई माई बाप नहीं है। ये हम लोग आपस में जब टीचर लोग बैठते हैं ये चर्चा करते हैं कि रेलवे का कोई माई बाप नहीं। कब वो इजी क्वेश्चन पूछेगा, कब वो टफ क्वेश्चन पूछेगा, उसका कोई माई बाप नहीं है। जो लोग इस फील्ड में नए होंगे उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो इस फील्ड में पुराने हैं उनको ये बात पता है कि आज के सेट में जो था वो अगले सेट में क्या होगा, उसका कोई माई बाप नहीं। इसलिए अपने अंदर, ये मेरा भाई तेरे से रिक्वेस्ट है, घमंड नहीं लाएगा कि ये क्वेश्चन तो मेरे से बन गया, वो क्वेश्चन तो दिख रहा है जो हमसे बन जाएगा, हो सकता है अगला सेट में कुछ और हो, कुछ और निकल कर आए। ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन फिक्स है। एनटीपीसी में 10, 12, 15 रहता है, वही एवरेज आ भी रहा है। 10, 12, 15 एनटीपीसी में रहेगा और 20 से 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में फिक्स है। इसलिए अपने अंदर वो किसी भी प्रकार का घमंड नहीं लाएगा कि मेरा हो गया या मेरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। कल के सेट में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए प्यारे बच्चों, आप खूब मन लगा के पढ़िए और जो लेवल है आपका उसको मेंटेन रखिए। हम सर क्वेश्चन का लेवल कुछ भी पूछता है उसको पूछने दीजिए। आपके सामने जब तक पीटी और मेंस आपका क्लियर नहीं होता, आप अपने लेवल को यहां रखिए ताकि आप किसी भी चीज से लड़ने के लिए तैयार रहें। सर अगर हमारा सीना फौलाद का होगा ना तो हमें डर नहीं कि बंदूक चले कि भाला, लेकिन अगर सीना ही सर फौलाद का नहीं मिट्टी का होगा तो हमें तो सर भाले से भी डर लगेगा, एक पत्थर से भी डर लगेगा। तो सीना फौलाद का कीजिए और पीटी भी है, मेंस भी है, साइको तक में मेरिट बनाने की उम्मीद हम नहीं छोड़ेंगे। एक एक क्वेश्चन से लड़ेंगे और अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है। इसलिए प्यारे बच्चों, थकना नहीं, झुकना नहीं और अपने अंदर घमंड मत लाना कि मेरा हो जाएगा। अभी आप एकदम हारे हुए की तरह मेहनत कीजिए। आप अपने आप को पृथ्वीराज चौहान समझिए, सिकंदर समझने की भूल मत कीजिए, तो ही आपकी सर विजय निश्चित हो पाएगी। आइए सर हम लोग देखते हैं आगे की ओर। आगे क्या है सर, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है मरकरी 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम डरना नहीं और एकदम ही नहीं समझना कि मेरा हो गया। अभी तो सर आपने कुछ पड़ाव बाकी है, अभी तो कुछ पड़ाव आपने लिए हैं, अभी तो पूरा समंदर बाकी है भाई मेरे, मेंस अभी बाकी है। कहता है इसमें से किसे फल पकाने के लिए, सर फल पकाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस C2H4 निकालता है, C2H4 निकालता है प्लस CaOH Hol 2 निकालता है, CaOH Hol 2 निकालता है। और ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये सर हड्डियों के चूर्ण से प्राप्त होता है, हड्डी के चूर्ण से प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड जल से विक्रिया करता है तब एसिटिलीन गैस निकालता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब गौर फरमाइएगा जनाब, आपको क्वेश्चन में कहेगा कि किससे पकता है, तो लड़का अधिकतर इसमें एसिटिलीन मार देता है, जो कि या कैल्शियम कार्बाइड मार देता है, कहता कार्बाइड देके पकाते हैं। लेकिन लास्ट ऑप्शन जब आप देखिएगा कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों होगा, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों होगा। इसलिए आंसर आपका D4 डॉग हो जाएगा। आपका सर टारगेट जुलाई होना चाहिए। जब तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपका एनटीपीसी का मेंस नहीं हो जाता, अपने आप को किसी भी प्रकार के घमंड में नहीं लाएगा कोई नहीं लाएगा अपने आप को किसी भी प्रकार के घमंड में कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपने कुछ नहीं किया तब तक जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। नहीं तो सर चुकते तो लोग कुछ ही बिंदुओं से हैं। इसलिए प्यारे बच्चों एकदम हर हाल में अपने आप को मजबूत रखो। कहते हैं हड्डियों का चूर्ण कैल्शियम कार्बाइड H2O, C2H4 और CaOH Hol 2। तो यहां आंसर हो जाएगा D4 डॉग। डॉग मतलब कुत्ता, दोनों से पकाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं वो भी सही है, इसी से एसिटिलीन गैस बनता है ये भी सही है। लेकिन अगर कहता कि सीधा अगर डायरेक्ट ऑप्शन में ये अगर दोनों में से कोई एक चुनना रहता, मात्र एक चुनना रहता, तब एसिटिलीन मारते, ये पहला आंसर होता, ये हमारा पहला आंसर होता। और भाइयों प्यारे बच्चों ये हमारा दूसरा आंसर होता। अपने अंदर किसी भी प्रकार का घमंड कोई नहीं लाएगा, इसलिए क्योंकि हमें मंजिल पार करना है भाई मेरे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? कहता है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम बताइए कौन सा होगा। व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या होगा। प्रोटीन का पाचन दो जगह होता है। अगर हम प्रोटीन के पाचन की बात करें सर, यहां से बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं सर, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उस सेक्शन बायोलॉजी के उस सेक्शन को भी हम हाईलाइट करेंगे जहां से सर क्वेश्चन आ रहे हैं। कहता है प्रोटीन का पाचन दो जगह होता है, एक अमाशय में और एक छोटी आंत में। एक अमाशय में और एक होता है छोटी आंत में।
प्रोटीन का पाचन दो जगह होता है, एक अमाशय में, एक छोटी आंत में। अमाशय में पेप्सिन के कारण, अमाशय में पेप्सिन के कारण, खूब पूछ रहा है सर इस सबसे क्वेश्चन एंजाइम से, और छोटी आंत में ट्रिप्सिन के कारण। जल्दी से लिख लो सर। कहते हैं प्रोटीन का पाचन दो जगह, अमाशय में पेप्सिन के कारण, छोटी आंत में ट्रिप्सिन के कारण। एग्जाम हॉल से जब बच्चा निकलता है ना तो डायरेक्ट 90 से कम में सर कदम कहां रखता है, और जब वही 90 को आता है 45 ना नॉर्मलाइज करके, तब पता चलता है ओ माय गॉड कहां हो गई गलती। इसलिए सर अपने आप को किसी भी प्रकार के घमंड में नहीं लाना है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, अमाशय पेप्सिन में, छोटी आंत ट्रिप्सिन में, छोटी आंत ट्रिप्सिन में। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अमाशय में कहेगा तो पेप्सिन, छोटी आंत कहेगा ट्रिप्सिन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? सर गैस्ट्रिक कोई एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिक एंजाइम ही नहीं है, एंजाइम नहीं है। कहता है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ये सर गैस्ट्रिन एंजाइम ही नहीं है, लेकिन ये पाचन में सहायक होता है, लेकिन पाचन में सहायक होता है, लेकिन पाचन में सहायक होता है। जल्दी से लिख लो, गैस्ट्रिन कोई एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन एंजाइम ही नहीं है, गैस्ट्रिन एंजाइम ही नहीं है, लेकिन पाचन में सहायक होता है। गैस्ट्रिन एंजाइम ही नहीं है, लेकिन पाचन में सहायक होता है। गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है, लेकिन पाचन में सहायक होता है। गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है, लेकिन पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। अब आ जाइए सर अगले क्वेश्चन की ओर। कहता निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है? सर जितना भी फैट है ना, वसा, सबसे ज्यादा ऊर्जा यही उत्पन्न करता है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे कम कहेगा तो प्रोटीन, सबसे कम कहेगा, सबसे कम कहेगा तो प्रोटीन। सबसे ज्यादा वसा ही सर ऊर्जा उत्पन्न करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है सर कौन? वसा, फैट। और सबसे कम कहेगा तो प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल, वेरी गुड। अगला एकदम करंट ट्रेंड के हिसाब से जो पूछा जा सकता है सर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? बताओ क्या होगा आंसर? खूब तुम इसको खा पी जाएगा। बताओ आंसर क्या होगा? 11 का, 11 का आंसर बताओ क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? छोटी आंत में हो जाएगा। अरे दुष्ट, पेट में कैसे हो जाएगा? अरे छोटी आंत में हो जाएगा। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है सर? छोटी आंत में। कहां होता है सर? छोटी आंत में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है लाइसोसोम, ये क्वेश्चन भी पूछा है सर, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, पूछा है, तुम जाके पलट के देख लेना। तो अब क्या क्या पूछ सकता है? डीएनए को गुणसूत्र और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। ये तीन में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा जो कि नॉर्मल क्वेश्चन से तुमसे बन जाएंगे। कहते हैं लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, एकदम सही डायरेक्ट क्वेश्चन सब पूछे जाने वाले। जो यहां बोल रहे हैं वहां इट में भी कि क्वेश्चन अगर नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन आएगा, अगर टफ पूछेगा तो जो पीछे सेट करवाए उससे पूछेगा। अभी हम सिर्फ करंट ट्रेंड के क्वेश्चन का रिवीजन करवाने आ रहे हैं। तो कहते हैं सर सुबह में भी, आज सुबह में भी, कल सुबह में भी आएंगे। कल भी क्लास हम ले रहे हैं 6:30 बजे, कल भी मेरी क्लास है 6:30 बजे। वेलकम टू द क्लास। कहते हैं लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ये क्वेश्चन पूछा है सर। इस बार भी एनटीपीसी ने जो पूछा यही क्वेश्चन पूछा। बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बता क्या होगा? ए की बी, किसी की डी। बी फॉर बॉल हो जाएगा सर, यू विल गेट द आंसर। ऐसे भी सर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल पदार्थ पर डाला गया दबाव। सर फॉर्मूला होता है P बराबर रो जी एच, इसको याद रखिए सर, इसी से काम चल जाएगा। P क्या है सर? P दाब है। रो क्या है सर? घनत्व। तो हम भी सर अभी करंट जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसी को एनालाइज करके आप तक क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या पूछ सकता है, कब कैसा क्वेश्चन सेट हुआ है। कहते हैं जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त रूप से सतह की गहराई में बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव। सर दबाव जो है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, दाब पर, रो घनत्व पर और एच गहराई पर। तो कह रहा है गहराई बढ़ रहा है, तो गहराई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दाब बढ़ेगा। तो दाब बढ़ेगा, आंसर बता क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। गहराई बढ़ेगा तो दाब क्या होगा सर? बढ़ेगा। आप सर कोशिश कीजिए कि अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, अगले आने वाले सिटिंग्स में एग्जाम है, तो आप सिर्फ अगर अभी का क्लास खाली शाम वाला कर लीजिएगा तो कंप्लीट रिवीजन आपका हम करवा देंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहता है जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त रूप से गहराई बढ़ता है तो गहराई बढ़ेगा सर तो दाब बढ़ेगा।
क्योंकि सर H गहराई है, G गुरुत्वीय त्वरण है, रो घनत्व है और P दाब है। बता आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट हो जाएगा, C4 कैट हो जाएगा। और लिख लेना सर यही 3 चीजों पर निर्भर करता है, चौथा किसी पर निर्भर नहीं करता। कहेगा दाब किस किस चीज पर निर्भर करता है? कहेंगे घनत्व पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और गहराई पर। अगला 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 अगला, ये जो आप सर आज क्लास करने आए हैं, इसका मतलब आपके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड नहीं तो जिसके पास सर घमंड होगा वो सो गया होगा आराम से कि मैं तो सब जानता हूं, अब जैसा क्वेश्चन आ रहा है मैं कर दूंगा। अरे सर आगे वाले सेट का कोई माई बाप नहीं है। ये समझ लो कि एनटीपीसी का क्वेश्चन ग्रुप डी में रिपीट नहीं करेगा, तो सोच लो तुम कितना सेट होगा और कहां से लाएगा क्वेश्चन। लड़का को पता नहीं क्या समझ में आता है, उसको लगता है कि फिर मीथे ने पूछेगा। अरे भाई मेरे आगे क्या पूछेगा, इट में भी सर पूछ दे, और वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर जो तुम्हारे पास भुजिया के जैसा तू खा जाएगा, क्योंकि तूने मेहनत किया। लेकिन सर डरना जरूरी है, सजग रहना जरूरी है कि क्या पूछ देगा। हम लोग उसके लिए कंटिन्यूअसली जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। अपने आप को किसी भी प्रकार के घमंड में कोई नहीं लाएगा। इसके लिए सर हम अभी एक वीडियो भी कल में भी बनाएंगे। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? हम बोले थे यहां 2 चीजें होगी, या तो निम्न दाब होगा या निम्न घनत्व होगा। ये आपका पहला आंसर होगा, ये फर्स्ट आंसर होगा निम्न घनत्व। अगर ये नहीं रहेगा तब सेकंड आंसर ये होगा। इसको प्रॉपर्ली देख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहां आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। यहां आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? डी फॉर डॉग। बस रिवीजन कर ले भाई मेरे। रिवीजन करने के लिए शाम में तुम हमसे जुड़ेगा और कंप्लीट हम रिवीजन करवा देंगे। सारे जितने कमिंग क्वेश्चन है, सारे बीपीएससी वगैरह के सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं उसी हिसाब से ऐड कर रहे हैं, और खास करके एनटीपीसी के लिए। अगले क्वेश्चन में यहां आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व पहला, और दूसरा अगर ये नहीं रहेगा तब दाब मारना। अगले क्वेश्चन में आते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक आदर्श तरल, जब ये आदर्श कह दिया, असंपीड्य होगा, घर्षण रहित होगा, असंयान होगा। ये 3 गुण है, इसमें से जो तुमको दे दे। आदर्श वही होगा जिसमें सारे गुण होंगे। पहला घर्षण रहित होगा, पहला घर्षण रहित होगा, दूसरा असंपीड्य होगा, असंपीड्य होगा, और तीसरा असंयान होगा, तीसरा असंयान होगा, असंयान होगा। जल्दी से लिख लो। आदर्श तरल वही होगा जो घर्षण रहित होगा, असंपीड्य होगा, असंयान होगा। भुजिया की तरह क्वेश्चन उड़ाएगा तुम, खाली रिवीजन बढ़िया से करके जाओ। डेली तुम कोशिश करो 100-150 क्वेश्चन पढ़ के जाने का। एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होगा सर? तो कहेंगे घर्षण रहित होगा और असंपीड्य होगा, और एक दे सकता है असंयान होगा। असंयान मतलब जिसकी संयानता 0 होगी। घर्षण रहित होगा जिसमें कोई घर्षण नहीं होगा, असंपीड्य होगा जिसकी कोई संपीड्यता नहीं होगी। सर आप जितना मेहनत किए हैं ना, आपके मम्मी पापा की तरफ से आपको हम थैंक यू बोलते हैं सर। आपके मेहनत को सलाम है, क्योंकि सर हम बच्चे से मिले, इतना हम खुश हुए कि बच्चा भुजिया की तरह क्वेश्चन खा गया। मतलब वो बोलता है कि सर मैंने सारे बना दिए। मेरे को हंसी आता है, छोटा तुम मेहनत किया है, तेरा तो हक बनता है क्वेश्चन सारे बनाने के। मेरे पास एक लड़का फोन किया, बोला कि मैंने सर लगभग 90+ बना दिए। बच्चा भी सर बहुत अच्छा था, मैंने 1-2 क्वेश्चंस भी उससे क्रॉस किए, और आप बिलीव कीजिए सर, आप एकदम बिलीव कीजिए, जब इजी क्वेश्चन आया तब लेवल, तब कट ऑफ आ गया। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर एक ही क्वेश्चन होता है। डिसाइडिंग फैक्टर ओनली 1 क्वेश्चन। आप नहीं समझते हैं तो सर इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस पर हम सर कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बना दें आपके लिए, ताकि आपके अंदर का वो जोश और वो जुनून ठंडा ना पड़े। अगले क्वेश्चन में आते हैं सर, आवृत्ति। सर ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि आवृत्ति बराबर जो होता है, आवृत्ति आवृत्ति आवृत्ति, एकदम भुजिया की तरह आप लोग इसको खा जाइएगा, बराबर 1/आवर्तकाल होता है। 1/आवर्तकाल होता है, दैट इज टी। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है, यानी n बराबर 1/t, यानी n बराबर 1/t, यानी n बराबर 1/t, या t बराबर 1/n। n बराबर 1/t बोलिए या t बराबर 1/n बोलिए, एक के बात है। n बराबर 1/t बोलिए, t बराबर 1/n बोलिए। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? t बराबर 1/n नहीं कह के यहां 1/μ कहते हैं, तो एक के बात है। बोर्ड ने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाया था। आंसर हो जाएगा d फॉर डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तेरे इसी मेहनत को सलाम है भाइयों, जो तुम कर रहे हो ना, क्या कहें हम। कितनी दुआएं लगेगी तेरे मम्मी पापा को, तेरे मम्मी पापा की 100 दुआएं हैं भाई मेरे। इसी से तू आगे बढ़ रहा है, और तू एक एक क्वेश्चन को खा पी जा रहा है। अगला क्वेश्चन बता। ये एक सीरीज पैरेलल से एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बड़ा स्मार्ट था, बच्चा समझ नहीं पाता है,
सर आप बिलीव कीजिए, एक क्वेश्चन ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है फाइनल मेरिट का। ये एग्जाम नहीं है कि इंटर पास कर तुमको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यहां तो सर करोड़ों में हजारों को छांटना है, करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में हजारों को छांटना है। एक एक क्वेश्चन, जब जब क्वेश्चन इजी हुआ है तब तब हाई कट ऑफ गया है। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप 80 मार्क के अगर खुद से, तो आप ही समझ जाइए कि कट ऑफ 83 जाने वाला है। पता नहीं क्यों। आते हैं सर, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में मिश्रित प्रतिरोध होगा। सर मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? तो सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए सर आप ध्यान दीजिएगा। यहां मिश्रित प्रतिरोध ये पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसका आर आपको खट से ध्यान में आना चाहिए कि 8 गुना 8 बटा 8 प्लस 8, ये हो जाएगा 88 64 बटा 16 यानी 4 ओम। और इसको जब आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, क्योंकि समानांतर में है। ये सब आपको आना चाहिए। ये कैसे हम किए हैं? R1 R2 बटा R1 प्लस R2 होता है। जब 2 गो रहेगा ना, डायरेक्टली लगा देना R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अब 3 गो रहेगा तो इसे बना देना है। बताइए कितना हो जाएगा? 1/r इज इक्वल टू, ये एलसीएम हो जाएगा 9, ऊपर में हो जाएगा 3 3 3 9, r इज इक्वल टू 3 ओम। हमको एकदम हर हाल में घमंड नहीं घुसने देना है कि मेरा काम हो गया। r इज इक्वल टू 3 ओम। कल सुबह भी हम आ रहे हैं सर फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन लेकर के 6:30 बजे। r इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। 1 जनवरी है तो क्या हो गया? मेहनत करेंगे हम लोग। आइए दोनों तब सीरीज में हो जाएगा 4 और 3 7 ओम हो जाएगा आंसर। सर 1 जनवरी है फिर भी मैं कल पढ़ाने जा रहा हूं, कल भी मैं पढ़ाऊंगा। कल शाम की क्लास खाली नहीं लूंगा क्योंकि शाम में सर सारे स्टाफ भाग जाएंगे। सुबह में तो पटिया के सर मंगवाए हैं, इसलिए सुबह में सारे स्टाफ रहेंगे। सुबह वाली 6:30 की क्लास में ले रहा हूं और 7 से 8 भी मैं ले रहा हूं। कल खाली शाम वाली क्लास आज के बाद मंडे को होगी, मंडे को होगी, नहीं सैटरडे भी ले लेंगे सर, सैटरडे भी ले लेंगे। कल खाली बंद रहेगा, सैटरडे लेंगे, उसके बाद फिर संडे तो ऑफ ही रहता है, मंडे को लेंगे। ठीक है, कल खाली नहीं लेंगे। आपका जो जोश दिख रहा है सर, हम परसों ऑफ करने वाले थे लेकिन अब नहीं करेंगे, अब परसों भी क्लास लेंगे सर। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को हम बैलेंस कर रहे हैं। बायो से भी क्वेश्चंस को हम 2-4 और बढ़ा रहे हैं सर, ताकि आप तक प्रॉपर्ली सर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन पहुंचे। तो कह रहे हैं सर यहां R1 R2 बटा R1 प्लस R2 कर दोगे, या 4 3 7 हो जाएगा। आज के बाद क्लास, ये वाली क्लास सैटरडे को होगी और कल हम सुबह 6:30 बजे क्लास ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, कहता है 100 वोल्ट विभवांतर। सर इस फॉर्मूले को जरूर देख के जाना। P बराबर VI, एकदम नॉर्मल फॉर्मूला है। P बराबर V²/R और P बराबर I²R। ये फॉर्मूला आप जरूर देख के जाना सर, आपका काम हो जाएगा। 100 वोल्ट के विभवांतर के किसी चालक में से 6 एम्पियर की विद्युत धारा, कुछ मत करना, यही 3 से सवाल रहेगा। P क्या है सर? पावर। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? धारा। R क्या है? प्रतिरोध। ये सब जानते होंगे। यहां से इसको खट से आप सॉल्व कर दिए। V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तेरा जोश देख के तो मां कसम तेरा चुम्मा लेने का मन करता है। चला, यही तो जोश है जैसे जो तेरा जिंदगी की से एकदम कंप्लीट उस पार ले जाके खड़ा कर रहा है, और तू भुजिया जैसा क्वेश्चन को खा रहा है। मेरे चला को कोई रोक नहीं सकता। इस लेवल का क्वेश्चन, पिछवाड़े में दम है तो बोल देना एनटीपीसी के सेटर को, दम है तो साइंस का क्वेश्चन सेट करके दिखाओ। इत्तू वाला करेगा वो भी बनाएंगे, इत्तू वाला करेगा वो भी बनाएंगे, को क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे किसी शर्त पे नहीं। तो ये बोलेगा कि सर बहुत टफ था लेकिन सरिया के बना दिए, ये मेरी गारंटी है। हम दोनों लोगों ने मेहनत की है सर, इसलिए आप समझ के लिखिए। एक एक क्वेश्चन तू, और कोई कुछ भी बोले, तू जाके क्वेश्चन यही बोलेगा सर आके, सर बड़ा बढ़िया था सर साइंस। गुरुजी का दिल खुश हो जाएगा, गुरुजी एकदम आनंदित हो जाएंगे क्योंकि चला के बेड़ा पार हो गया। सर बता आंसर क्या होगा? V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, आई दे दिया 6 एम्पियर। कुछ करना है रे चला, सीधा कर रहा है। शक्ति क्या होगी? लगाओ ने एगो फॉर्मूला, कौन लगा? V और I दिया हुआ है, P मांग रहा है, लगा दो खट से P बराबर VI। एकदम यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 100 गुना 6, 100 गुना 6 इज इक्वल टू 600 वाट इज द आंसर। अब सर किसी को ये लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन आज बता रहे हैं। सर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, तुम्हारा कंप्लीट हम रिवीजन करवा रहे हैं। सुबह में भी रिवीजन कर लो सर, अब बाद बाकी मैथ और रीजनिंग पढ़ते रहो। मेरा क्लास रिवीजन के लिए रखो, साइंस के लिए, साइंस के लिए हमको रखो रिवीजन करवाने के लिए। अब मैथ और रीजनिंग को सरिया के धुआं छुड़ाते रहो, हम सब टाइप करवा देंगे। तो हर एग्जाम तक में खाली शाम में 1 घंटा तुम हमसे जुड़ जाओ। अभी 3 8 9 10 3 क्लास लेंगे सुबह में 6:30 बजे, इतना 3 क्लास ये, और शाम में 1 घंटा तुम हमसे जुड़े रहो। अभी से एग्जाम तक, ग्रुप डी के एग्जाम तक तुम बिलीव करो साइंस में तुमको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी सारे टाइप के क्वेश्चन डेली करवा देंगे,
रिजल्ट तब होगा जब रिवीजन होगा। र से रिजल्ट, र से रिवीजन, नहीं तो सर रिजल्ट एकदम नहीं होना है। इसलिए सर गुरुजी के भरोसे छोड़ दो तुम रिवीजन, वो मैं करवा दूंगा। अब मैथ रीजनिंग में पूरा सरिया के मारो, तब ना हो तो रिजल्ट। मैथ रीजनिंग, अब मैं साइंसवा हमारे भरोसे, चाहे वो ग्रुप डी के साइंस या एनटीपीसी के साइंस, हम तेरे साथ बने हुए हैं, कोशिश करेंगे तुम्हारे साथ बने रहने की। अगले क्वेश्चन में आते हैं सर। कहता है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध, ये गो प्रतिरोध से पूछा, हम तरह 3 गो करवा देते हैं। बैटरी के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो सर 12 वोल्ट का जो बैटरी दिया है झूठे दे दिया है। एक और है इतना 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 को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो खट से जोड़ना दो, कुछ नहीं करना, 5 2 7 3 10 ओम आंसर। एक और है, जब इसका फिगर बनाओगे तो कहेगा 3 गो को जोड़ रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं। क्वेश्चन को आ रहा है ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम, ये है 5 ओम, ये को पूछा हम तरह 3 को बता रहे हैं। तो कहते हैं 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में, देखो 12 वोल्ट की बैटरी से तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, 12 वोल्ट झूठे दे दिया है, ये हो जाएगा 5 2 7 3 10 ओम आंसर। R1 + R2 + R3, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। हमको तो सर लग रहा था कि बच्चा सो गया होगा, लेकिन देखो तेरा जोश, हैट्स ऑफ है सर, सैल्यूट है सर आपके मम्मी पापा की तरफ से आपके जोश के लिए। कहते हैं x1 x2 के बीच का प्रतिरोध का मान क्या होगा? सर ये x1 है, ये x2 है, तो सर आप समझ लीजिए ये है प्लेन तार, ये सिंबल है प्लेन तार का, और ये सिंबल है प्रतिरोधी तार का, ये सिंबल है प्रतिरोधी तार का, ये सिंबल है प्लेन तार, ये प्रतिरोधी तार। अब सर जब ये दो तार मिल जाएगा, एक प्रतिरोधी तार एक प्लेन तार, तो विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, और ये जो प्लेन तार है इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। यहां पर 2 ऑप्शंस देंगे तुम, तो आप बताओ आंसर क्या हो जाएगा? x1 x2 के बीच का प्रतिरोध, ये तार इनएक्टिव होगा, इससे धारा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 10 ओम का विरोध है। इधर से जाएगा तो इसका प्रतिरोध लगभग 0 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर इसमें से एक ऑप्शन देता 0 और दूसरा ऑप्शन देता लगभग 0, लगभग 0, लगभग 0, तो इसका प्रॉपरली ध्यान रखना कि आंसर हो जाएगा लगभग 0। यह आपका पहला आंसर हो जाता और यह आपका दूसरा आंसर हो जाता, क्योंकि कोई भी तार ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका पूरा प्रतिरोध 0। यहां चूंकि नॉन ऑफ दीज भी देगा तब भी 0 मारते, लेकिन जब ये दोनों दे देता 0 और लगभग 0, तो आंसर सर पहला ऑप्शन हो जाएगा लगभग 0, क्योंकक्योंकि किसी भी तार का प्रतिरोध 100% 0 नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा तुम्हारा लगभग 0। सर लेकिन यहां तो ऑप्शन में लगभग 0 है नहीं, तो 0 मार देंगे आंसर, 0 मार देंगे आंसर। लेकिन अगर 0 और लगभग 0 दोनों देता लगभग 0 क्यों मारते? क्योंकि किसी भी तार का प्रतिरोध एग्जैक्ट 0 नहीं होता, किसी भी तार का प्रतिरोध एग्जैक्ट 0 नहीं होता, इसलिए ये आंसर मारते। ये नहीं रहेगा तब ये आंसर मारेंगे, इसको अलग से लिख लो। क्या बात है सर, इतना 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 मोहब्बत हमसे आप करते हो, मतलब बता नहीं सकते। आज सर सारे लोगों ने कहा कि आज सर लाइव मत आइए, आज तो बच्चे सर 31 दिसंबर है सर, सब पी खा के पड़ल होगा। हमने ना यार, पी खा के पढ़ने वाला बच्चा मेरे पास नहीं है, वो कहीं और है, जो किसी पार्क में किसी लड़की के साथ घूम रहा होगा और किसी जगह पे किसी लड़की के साथ होगा और हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा होगा। ये बच्चा तो मेरे साथ है, उसे मोहब्बत है इस कैटरीना कैफ वाले सेट से, उसे मोहब्बत है गुरुजी के लाइन से, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा। आज मेरा सारा लोग मना कर रहा था कि आज सर 4 दिन के बाद आज आप लाइव आ रहे हो, आज सर आपकी बेइज्जती हो जाएगी सर, 100 बच्चा लाइव रहेगा। मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी बोर्ड पे रहेंगे और बच्चा ना आए, इतना सपोर्ट तो कम से कम बच्चा करता है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद हूं कि आज 31 दिसंबर होते हुए भी आप सर आए और गुरुजी से जुड़े। तो सर मैं सारे साइंस मेरे भरोसे छोड़ दो, 2 गो पूछेगा तैयो बनेगा, 10 गो पूछेगा तैयो बनेगा, 15 गो क्वेश्चन पूछेगा तैयो बनेगा, हाई लेवल के पूछेगा तैयो बनेगा, हाई लेवल के पूछेगा तैयो बनेगा, हाई लेवल के पूछेगा तैयो बनेगा। सबका रिवीजन करवाने की पूरी जवाबदेही एसके जा लेता है। और अभी तुमको हम वोटिंग भी करवा दिया कि एक क्वेश्चन बुक से है, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट के एक क्वेश्चन सॉलिड रीजनिंग तक टकराया है, कॉन्सेप्ट वाइज। जो क्वेश्चन अगर जीएस में आया है तो उसका अगर क्वेश्चन नहीं टकराया तो डिस्कशन का लाइन वहीं से उठा के डाल दिया। तुम पलट के देख लेना क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स A to Z क्वेश्चंस कंप्लीट आ गए हैं। लेकिन मैं ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरे को पता है जो बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट, उनको जरूर बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, जिसके कारण सर आज किताब मैंने फिर से छापा है,
क्योंकि सर उतना अच्छा बच्चों का रिस्पांस मिला। अब देखिएगा यकृत वाला क्वेश्चन है, मोल वाला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला क्वेश्चन है, उसके बाद चूना पत्थर वाला, सॉलिड सॉलिड पजल तो एग्जैक्ट कॉपी एंड पेस्ट करके रख दिया है, कॉपी एंड पेस्ट। मैथ का टाइप वाइज सेम क्वेश्चन पूछा है। तो सर सब आप लोगों का प्यार है सर, और उसी प्यार को देखते हुए सर आप लोग आते हैं। इसके लिए हैप्पी न्यू ईयर सबको, जल्दी से हमको हैप्पी न्यू ईयर विश करो। वैसे तो मैं कल भी तुमसे विश करवाऊंगा, लेकिन जो लोग हमको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते हैं, मेरा भाई मेरा सोना एक टाइप करेगा। अब जो लोग नहीं विश करना चाहते यार कुछ मत लिखना, नया साल खराब हो जाएगा। जल्दी से जो लोग हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते हैं हमको एक लिखिए और खड़ाक से बैठ जाइए पढ़ने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि थक गए, आई नहीं कि इजी पूछता कि टफ पूछता, जे पूछेगा हमारा चलवा बनाएगा। सबके लिए तैयार है मेरा चला, मेंस के लिए भी तैयार है मेरा चला। जल्दी से एक लिखो और हैप्पी न्यू ईयर विश करके जल्दी से आप चले जाओ पढ़ाई के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर, कल की क्लास शाम वाली ऑफ रहेगी, शाम में कोई क्लास नहीं है। सुबह में 6:30 बजे हम लेंगे डिस्कशन, 8 बजे लेंगे फिजिक्स, उसके बाद सारी क्लास बंद है। बायोलॉजी की क्लास 10 से 11 होगी। ये 3 क्लास कल शाम में कल होगी, 6:30 से 7:30 सुबह वाली क्लास, जो मैं यही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं डिस्कशन, जरूर आइएगा। और 9 से 10 में मैं फिजिक्स 8 से 9 जो फिजिक्स है वो रेगुलरली चलेगा कल भी, और 10 से 11 में बायो चलेगा। बाद बाकी सारे क्लासेस बंद है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आपका एक भी समय नहीं लूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।